सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि रिसेंटली डिसंबर 23 टर्म में कंडक्ट किया गया था। फाइनल एग्जामिनेशन ग्रुप 3 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज अकॉर्डिंग टू सिलेबस 2022, राइट। तो आज लाइक इंटरमीडिएट इन फाइनल ऑल्सो लॉ का क्वेश्चन हमेशा डायरेक्टली आता है फ्रॉम इंस्टीट्यूट मैथ, एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चन जो कि मतलब आउटसाइड से क्वेश्चन आया था। बाकी रिमेनिंग जो 98 क्वेश्चन है वो सब डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट मैथमेटिक्स, राइट। और एक एडवांटेज है दिसंबर 23 टर्म क्वेश्चन का कि जो सेक्शन ए होता है कंपलसरी क्वेश्चन, मतलब एमसीक्यू टाइप विच इज कैरीज 2 into 15 दैट इज 30 मार्क्स, ये एक एडवांटेज है। एंड सेकेंड एडवांटेज ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं गया है कि यू हैव टू गिव जस्टिफिकेशन एग्नेस्ट योर आंसर। मतलब जो आंसर हम लोग चॉइस किए हैं इसके एग्नेस्ट कुछ जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है। मतलब क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि मेंशन नहीं किया गया है, तो दिस इज़ नॉट मैंडेटरी। तो ये एक एडवांटेज है। एक तो 30 मार्क्स का एमसीक्यू है एंड सेकेंडली जस्टिफिकेशन भी नहीं दिया गया है। तो आई थिंक इट्स वेरी मच हेल्पफुल to all the aspirant of semi-final, right? So section A is compulsory, which is carries 2 into 15, that is 30 marks. And section B जो है, section B में 5 क्वेश्चन अटेंड करना है, 5 क्वेश्चन अटेंड करना है फ्रॉम 7 क्वेश्चंस, एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स। ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स। एंड अगेन ये जो 14 मार्क्स है ये फिर से डिवाइड किया गया है 7 मार्क्स ईच एगेंस्ट ईच क्वेश्चन। मतलब ईच क्वेश्चन का 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड ईच पार्ट कैरीज 7 मार्क्स, राइट। ऐसे ही 7 क्वेश्चन से हमको 5 क्वेश्चन अटेंड करना है। तो ये भी बहुत इजी है एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया है। ये जो सेक्शन बी जो है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, ये लॉन्ग टाइप, राइट। तो ये जो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ है ये क्वेश्चन पेपर बहुत इजी आया है दिसंबर 23 टर्म में, एंड वन कैन इजीली गेट आउट ऑफ 60+ मार्क इन दिस सब्जेक्ट। सो वेरी इजी है। थोड़ा सा अगर कोई एफर्ट देकर पढ़ाई किया होगा तो एग्जामिशन मिल जाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर, राइट। सो नाउ लेट्स डिस्कस सेक्शन ए व्हिच इज कंपलसरी एमसीक्यू टाइप। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, in terms of section 123(4), the amount of the dividend including interim dividend shall be deposited in a scheduled bank in a separate account within dash days from the date of declaration of such dividend। तो डिविडेंड के अंदर हम लोग पढ़ कर आए हैं, ये सेक्शन 123(4) के अंदर फॉल कर रहा है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 कि द कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अमाउंट ऑफ द डिविडेंड इन ए शेड्यूल्ड बैंक इन ए सेपरेट अकाउंट विदिन 5 days, राइट, विदिन 5 days फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ सच डिविडेंड। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होना चाहिए 5, राइट। 5 इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2 आई, where a company changed the place of its registered office from the jurisdiction of one registrar to the jurisdiction of another registrar within the same state, such change is to be confirmed by dash as an application made by a company, राइट। तो ये हम लोग अच्छे से पढ़कर आए हैं कि फॉर्म MGT4 रिक्वायर होता है टू बी फाइल्ड विद द ROC विदिन 30 days ऑफ पासिंग द स्पेशल रिजोल्यूशन टू चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस। ये हम लोग पढ़कर आए हैं इंटरमीडिएट से भी। द कंपनी शुड फाइल फॉर्म नंबर INC 23 टू द रीजनल डायरेक्टर फॉर अप्रूवल to shift its registered office from the jurisdiction of one ROC to another ROC within the same state, right। तो यहाँ पर चॉइस के अंदर दिया गया है डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर, रीजनल डायरेक्टर एंड डिप्टी डायरेक्टर। तो राइट आंसर होना चाहिए रीजनल डायरेक्टर, ये है राइट आंसर, राइट। क्योंकि हम लोगों को पता है कि MGT14 जो है, MGT14 फाइल करना पड़ता है विद ROC विदिन हाउ मेनी डेज, 30 days, विदिन 30 days ऑफ पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन, SR पास करना पड़ता है। टू चेंज द रजिस्टर्ड ऑफिस द कंपनी शुड फाइल INC 23। कंपनी क्या करेगा, INC 23 फाइल करेगा, INC 23 टू द रीजनल डायरेक्टर, राइट। किसको, रीजनल डायरेक्टर, RO इन शॉर्ट RO फॉर अप्रूवल टू शिफ्ट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस फ्रॉम द जुडिशन ऑफ वन ROC टू अनदर ROC विदिन द सेम स्टेट, राइट। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए रीजनल डायरेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 आई,
consolidated financial report shall be sent in not less than 21 days before the meeting, may be sent less than 21 days before if shareholders with dash voting rights, right? तो ये है हम लोग पढ़कर आए हैं कॉर्पोरेट लॉ के अंदर सेक्शन 136 में फॉल करता है अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013. ए कॉपी ऑफ फाइनेंशियल report, if any, which are to be laid before a company in its general meeting shall be sent to every member of the company and to every trustee for the debenture holder of any debenture issued by the company and to all persons other than such member or trustee, being the person so entitled, consolidated financial report, if any, auditor's report and every other document required by law to be annexed or attached to the financial report shall be annexed with financial report. Right, this financial report shall be sent in not less than 21 days before the date of the meeting. और ये less than 21 days से भी less हो सकता है if such shareholders with 95% voting agree. Right, तो यहाँ पर जो right answer होना चाहिए वो है 95%. 95%. Right, 95% is the right answer. 95% is the right answer. Next. Question number IV. The forcible taking of assets by a government law official, enforcement official from a person who is suspected of violating of law is known as what? Inspection, investigation, search and seizure. Right. तो search and seizure के अंदर ही आंसर होगा क्योंकि इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन तो हो नहीं पाएगा. राइट, क्योंकि फोर्सिबल लिखा गया है, फोर्सिबल टेकिंग ऑफ एनी एसेट. राइट, तो हमको पता है कि सीजियर जो होता है, सीजियर is the forcible taking of property by a government law enforcement official from a person who is suspected of what? Violating or is known as to have violated the law. जो पर्सन लॉ को वायलेट कर रहा है तो वहाँ पर सीजियर हो सकता है प्रॉपर्टी. राइट, तो ये सर्च एंड सीजियर के अंदर है. Search and seizure is a procedure used in many civil law and common law legal system by which police or other authorities and their agents who suspect that a crime has been committed then do a search of a person's property and confiscate any relevant evidence to the crime. तो सेक्शन 209 के अंदर सर्च एंड सीजर के बारे में अच्छे से दिया गया है. तो सेक्शन 209 को अच्छे से पढ़ना है, इसके अंदर दिया गया है. राइट, तो इसका आंसर होगा सीजर. राइट आंसर सीजर. Right, now question number B. In which case the minimum contribution should not be less than 20% of the post issue capital. In which case the minimum contribution should not be less than 20% of the post issue capital. और ऑप्शन दिया गया है an initial public offer, further public offer, a composite issue and fresh public offer. तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो हमको पता है कि द रिक्वायरमेंट फॉर ए मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ 20% ऑफ पोस्ट इशू कैपिटल इज ऑफन ए रेगुलेटरी और कंपनी पॉलिसी मेजर. राइट, इट हेल्प्स एंश्योर दैट स्टेक होल्डर्स हैव ए सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल कमिटमेंट promoting stability and alignment of interest in the company. This is commonly seen in initial public offerings, which is called IPOs, right? Which is called IPOs or other fund raising scenarios. Other fund raising scenarios. तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है initial public offer, which is called IPO. तो IPO will be the right answer. IPO will be the right answer. Right. Question number V का right answer is an initial public offer, which is called IPO. Okay. Now move on to next question. Question number VI. Banking company which is incorporated in India. Banking company which is incorporated in India are obliged to transfer to the reserve fund a sum equal to not less than dash of the profit each year, unless the amount in such fund together with the amount in the share premium account is more than or equal to its paid up capital. तो यहाँ पर चॉइस दिया गया है 5%, 10%, 20% एंड 25%. राइट. तो बैंकिंग कंपनी के अंदर हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं सेक्शन 17. राइट. सेक्शन
17 ऑफ बैंकिंग कंपनीज एक्ट के अंदर हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं कि अंडर सेक्शन 17 बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया आर ओब्लाइज्ड टू ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड ए सम इक्विवेलेंट टू नॉट लेस देन 20% ऑफ प्रॉफिट ईच ईयर, not less than 20% of the profit each year, unless the amount in such fund together with the amount in the share premium account is more than or equal to its paid up capital, unless specific exemption is made by central government on recommendation of RBI. जब तक स्पेसिफिक एग्जेम्पशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन नहीं किया है तब तक बैंक को 20% क्या है, इक्विवेलेंट टू नॉट लेस देन 20%, मतलब 20% से ज़्यादा हो सकता है लेकिन 20% से लेस नहीं हो सकता, 20% रिजर्व फंड में रखना पड़ेगा, राइट। एनी अप्रोप्रिएशन ऑफ रिजर्व शैल हैव टू बी इंटीमेटेड टू आरबीआई, और जो भी अप्रोप्रिएशन ऑफ रिजर्व होगा वो सब आरबीआई को इंटीमेट किया जाएगा विद इन 21 डेज विथ रीजन्स, विद इन 21 डेज, within 21 days report to RBI, राइट। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 20%। 20% बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया आर obligated to transfer to the reserve fund a sum equivalent to not less than 20% of the profit each year, unless the amount in such fund together with the amount in the share premium account is more than और इक्वल टू इट्स पेड अप कैपिटल, राइट। तो ये है इसका राइट आंसर होगा 20%। तो बैंकिंग कंपनी के अंदर सेक्शन 17 अंदर और भी है कि जितने भी सारे कॉमर्शियल बैंक्स है, ऑल शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स व्हिच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया इंक्लूडिंग फॉरेन बैंक्स ऑल्सो शुड ट्रांसफर नॉट लेस देन 25%, रिमेंबर नॉट लेस देन 25% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर अप्रोप्रिएशंस टू द रिजर्व फंड, राइट। तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए है 25% और बाकी जितने भी बैंकिंग कंपनी है ऑल ओवर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया वो 20% होगा, राइट। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बैंकिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया आर ओब्लिगेटेड टू ट्रांसफर टू द रिजर्व फंड ए सम इक्विवेलेंट टू नॉट लेस देन 20% ऑफ द प्रॉफिट ईच ईयर। बट जितने भी सारे कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स व्हिच आर ऑपरेटिंग इन इंडिया और which is also including foreign banks should transfer not less than 25% of the net profit before appropriation to the reserve fund, right। तो राइट आंसर होगा चॉइस नंबर सी 20%। नाउ क्वेश्चन नंबर भी डबल आई, under which principle of insurance a promise whereby the assurer undertakes that some particular thing shall or shall not be done or that some condition shall be fulfilled or affirms or negatives the existence of a particular state of facts। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है गुड फेथ, वारंटी, कंडीशंस एंड इंडिमिनिटी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इंश्योरेंस हम लोग पढ़कर आए हैं IRDA के अंदर, द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस आज द प्रिंसिपल ऑफ ऑटमोस्ट गुड फेथ, और इसे हम लोग कहते हैं उबेरेमे फिडे, राइट। दिस प्रिंसिपल एम्फासाइज द म्यूचुअल ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी बिटवीन द इंश्योर्ड एंड द इंश्योरर। The assured, that is the person seeking insurance, is required to disclose all the relevant information accurately and completely. The promise mentioned involve a commitment by the assured regarding specific actions, conditions, or the existence of certain fact, and this commitment is essential for the proper functioning of insurance contract based on utmost good faith. Based on utmost good faith. तो इसका राइट आंसर होना चाहिए गुड फेथ, गुड फेथ, राइट। ऑटमोस्ट गुड फेथ, और इसको कहते हैं उबेरिमाई फिडे, राइट। तो राइट आंसर होगा चॉइस नंबर ए गुड फेथ। नाउ क्वेश्चन नंबर भी ट्रिपल आई, बैंक पेज डिविडेंड आफ्टर टेकिंग स्पेसिफिक अप्रूवल ऑफ व्हाट? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, द सेंट्रल गवर्नमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, या फिर चेयरमैन ऑफ द मीटिंग। व्हिच इज द राइट आंसर? बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एज वी नो दैट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 15 लिमिटिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, सेक्शन 15 के अंदर डिविडेंड का लिमिटेशन दिया गया है। According to banking company, section 15 prohibits every banking company from paying any dividend on its shares unless it has completely written off the capital expenses. पहले तो रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा कैपिटल एक्सपेंसेस,
written off capital expenses completely, right? And according to this section, no banking company shall pay any dividend on its shares until all its capitalized expenses, such as you can say preliminary expenses if any, brokerage and commission on issue of shares, etc., have been completely written up. Banking company may pay dividend without writing off the following. क्या? You can write that banking company may pay dividend without writing off the following. One is the depreciation in the value of investment in the approved security providers. Such depreciation has not been actually capitalized or accounted for a loss. The depreciation in the value of its investment in the shares, debentures, bonds, etc., other than approved securities, where adequate provision has been made for such depreciation. The auditor of the banking company, should approve such provision, and the bad debts where the adequate provision has been made in this behalf, and the auditor of the banking company should approve such provision. Bank pay dividend after taking specific approval of the Reserve Bank of India, right? So Reserve Bank of India is a supreme head bankers bank. So without Reserve Bank of India, a bank cannot pay dividend, right? तो बैंक डिविडेंड नहीं दे पाएगा विदाउट द परमिशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ये सेक्शन 15 लिमिटेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड के अंदर है. तो सेक्शन 15 को अच्छे से पढ़ना है. सेक्शन 15, राइट. लिमिटेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड, लिमिटेशन ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स, राइट. तो ये हम लोग वहाँ पर पढ़ना है. Now move on to question number IX. It is a public-private partnership project to provide a single window, self-sustainable e-governance solution with regard to handling of grievances, land record maintenance and providing a mixture of essential services. This project is known as what? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन दिया गया है भूमि प्रोजेक्ट इन कर्नाटका, लोकाग्नि प्रोजेक्ट इन यूपी, ई सेवा इन आंध्र प्रदेश, ई मित्रा प्रोजेक्ट इन राजस्थान. तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो सी, ये जो क्वेश्चन है ये कमिंग फ्रॉम मतलब ये आउटसाइड द सिलेबस, आउटसाइड द स्कोप ऑफ सिलेबस, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन बुक्स के अंदर इसका आंसर नहीं है. और राइट, ये अपडेटेड वर्जन का क्वेश्चन है. तो यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए लोकाग्नि प्रोजेक्ट इन यूपी, राइट. लोकाग्नि प्रोजेक्ट इन यूपी, लोकाग्नि प्रोजेक्ट इन यूपी. वो इसलिए कि लोकाग्नि इज ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट at Sitapur district in Uttar Pradesh, which was initiated in November 2004, right. Its objective is to provide a single window, self-sustainable e-governance solution with regard to handling of grievances, land record maintenance and providing a mixture of essential services, right. तो ये कहाँ पर हुआ था प्रोजेक्ट, प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट एट सीतापुर डिस्ट्रिक्ट, राइट. सीतापुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश यूपी में, राइट. कब हुआ था? 2004. लोकाग्नि प्रोजेक्ट इन यूपी, राइट. तो ये आउटसाइड सिलेबस का क्वेश्चन है. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर X. द क्वालिटी ऑफ समथिंग व्हिच enables one to understand the truth easily in the context of corporate governance implies an accurate, adequate and timely disclosure of relevant information about the operating results. This principle of corporate governance is known as what, right. तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, 1 सेकेंड प्लीज, राइट. तो इसका राइट आंसर होना चाहिए, चॉइस दिया गया है अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस एंड फेयरनेस. अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंडिपेंडेंस एंड फेयरनेस. तो इसका राइट आंसर होना चाहिए चॉइस नंबर बी, राइट. क्योंकि ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर ये जो चॉइस नंबर बी है ये एम्फासाइज करता है क्लियर, एक्यूरेट एंड टाइमली डिस्क्लोजर ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, फैसिलिटेटिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट, फैसिलिटेटिंग ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ट्रूथ बिहाइंड ए कंपनी ऑपरेटिंग रिजल्ट. तो चॉइस नंबर बी होगा राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर XI. Abuse of dominant impairs for fair competition between firms
explains consumers and makes it difficult for other players to compete with the dominant undertaking on merit. It does not include what? It does not include what? Predatory pricing, creating barriers to entry, agreement to fix price, and imposing unfair conditional price. Imposing unfair conditional price. राइट तो ये कॉम्पिटिशन एक्ट 2022 के अंदर का क्वेश्चन है. अब्यूज ऑफ डोमिनेंस इन बिजनेस प्रैक्टिसेस कैन इम्पेड फेयर कॉम्पिटिशन, हार्म कंज्यूमर्स एंड क्रिएट बैरियर्स फॉर अदर प्लेयर्स to compete on merit. It does not, however, include lawful competitive behavior or legitimate market advantage gained through fair competition. Right? तो यहाँ पर इसमें कौन इंक्लूड नहीं होगा? तो as far as my knowledge is concerned, ये होगा predatory pricing. Predatory pricing. Right? As far as my knowledge is concerned, ये होगा predatory pricing. अगर आंसर कुछ अलग है तो प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन. बट एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न ये होगा प्रीडेटरी प्राइसिंग. राइट, वो इसलिए कि अब्यूज ऑफ डोमिनेंस इन बिजनेस प्रैक्टिसेस कैन इम्पेयर fair competition, harm consumers, and create barriers for other players to compete on merit. It does not, however, include lawful competitive behavior or legitimate market advantage gained through fair competition. Right? तो राइट आंसर होना चाहिए यहाँ पर does not include predatory pricing. तो ये होगा राइट आंसर. That is choice number A. Now comes to question number XII to XP. तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये आपका one type of case study, you can say case study, right? तो case study type question है. तो question is PQR Limited has on its board 4 directors A, B, C and D. In addition, the company has also Mr. E as the managing director. The company also has a full-time company secretary Mr. F on its roles. The financial report of the company, that is balance sheet, profit and loss account, board's report for the year ended 31st March 2023 were authenticated by 2 of the directors, namely Mr. B and C, under their signatures. Referring to the provision of the Company Act 2013, examine the validity of the authentication of the balance sheet and profit and loss account and board's report. तो यहाँ पर जनरल नॉलेज की बात है. अगर 1 पर्सन कंपनी होगा तो 1 डायरेक्टर ओनली, राइट, अथॉरिटी साइन कर सकते हैं. इन अदर केस एटलीस्ट बाय द चेयरमैन ऑफ द कंपनी, राइट. ये होगा राइट आंसर. ये होगा राइट आंसर. एंड इफ देयर इज नो चेयरमैन ऑफ द बोर्ड, द फाइनेंशियल रिपोर्ट शुड हैव बीन साइंड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर, राइट. मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत जनरल क्वेश्चन है. एंड द बोर्ड रिपोर्ट शुड हैव साइंड बाय एनी 1 डायरेक्टर आउट ऑफ 4 डायरेक्टर, दैट इज A, B, C एंड D. राइट. तो ये है ऑप्शन नंबर सेक्शन ए का चॉइस बेस्ड क्वेश्चन which is carries up to 30 marks. मतलब 15 questions, each question 15. Okay, so 15 mark question, each question carries 2 marks. So 30 marks का क्वेश्चन है. तो बहुत इजी आया था एक्सेप्ट 1 और 2 क्वेश्चन जो कि बहुत डिफिकल्ट है, जो कि सिलेबस के अंदर नहीं था. तो बाकी लेकिन यहाँ पर 25 मार्क्स तो आ जाएगा MCQ के अंदर. अगर 25 मार्क्स सिक्योर हो गए MCQ के अंदर तो फिर एग्जामिनेशन आ जाएगा, राइट. वो इसलिए कि सेक्शन बी के अंदर भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो स्टेप मार्किंग भी मिलता है. तो ऐसा नहीं कि मार्क नहीं मिलेगा, थ्योरी में भी मार्क मिलता है, लेकिन एक्यूरेट आंसर होना चाहिए, राइट. लेट्स मूव ऑन टू द सेक्शन बी टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन. तो यहाँ पर क्या हुआ है कि एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन गिवन. सो आंसर करना है 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन और ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स, राइट. अगेन each question also divided into 2 parts. Each part carries 7 marks. The question number 2A, is there any provision for prohibition on acceptance of deposit from public exist in Company Act 2013? If so, analyze the provision. वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई प्रोहिबिशन है क्या एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एज पर कंपनी एक्ट 2013. अगर है तो जो कौन सा प्रोविजन के अंदर है और उसको एनालिसिस करो, राइट. तो हमको पता है इंटरमीडिएट के अंदर हम लोग पढ़ कर आए हैं, नो कंपनी कैन इनवाइट एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट अंडर दिस एक्ट फ्रॉम द पब्लिक एक्सेप्ट प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस सब सेक्शन शैल अप्लाई टू ए बैंकिंग कंपनी. मतलब बैंकिंग कंपनी पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है एंड नॉन बैंकिंग कंपनी ऑल्सो, एंड टू सच अदर कंपनी एज द सेंट्रल गवर्नमेंट मे आफ्टर कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफाई इन दिस बिहेव, राइट. कोई तो कंपनी इनवाइट नहीं कर सकता पब्लिक डिपॉजिट, लेकिन ये अप्लाई नहीं हो सकता बैंकिंग या फिर NBFC कंपनी के साथ. एंड विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव नहीं कर रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफाई इन दिस बिहेल्प, पूरा अच्छे से स्पेसिफाई हुआ है, राइट। ए कंपनी में विद द मैंडेट ऑफ ए रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग and subject to such rules as may be prescribed, accept deposit from its members on such terms and including conditions, provision of security if any, or for the repayment of such deposit with interest as may be agreed upon between the company and its members, subject to the fulfillment of the conditions, such as issuance of a circular to its member, including therein a statement showing the financial position of the company, the credit rating obtained, the total number of depositors and the amount due towards deposit in respect of any previous deposit accepted by the company, and such other particulars in such form and in such manner as may be prescribed. Filing a copy of the day's circular along with such statement with registrar within 30 days before the date of issue of the circular, depositing on or before 30th April each year such sum which shall not be less than 20% of the amount of its deposit maturing during a financial year and kept in a scheduled bank in a separate bank account to be called deposit repayment reserve account, which is called deposit repayment reserve account, certifying that the company has not committed any default in the repayment of deposit accepted either before or after the commencement of this act or payment of interest on such deposit, and where the default has occurred, the company made good the default and 5 years have elapsed since then, providing security if any for the due repayment of the amount of deposit or the interest thereon, including the creation of such charge on the property or asset of the company, right। तो ये प्रोविजन पूरा कंप्लीटली दिया गया है प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। तो ऐसे ही हमको लिखना है कि कोई भी नो कंपनी कैन इनवाइट एक्सेप्ट और डिपॉजिट एनी पब्लिक मनी, राइट, बट बैंकिंग कंपनी एनबीएफसी कंपनी के लिए अप्रूवल है और वो भी अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और वहाँ पर भी बहुत सारे प्रोविजन है वो सब लिखना है, राइट। ये है क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर बी, given that all related party transactions shall require approval of the audit committee and the audit committee may make omnibus approval for related party transactions proposed to be entered into by the company subject to certain conditions, elucidate and that conditions to omnibus approval for related party transactions, right। तो ये जो क्वेश्चन है ये कॉर्पोरेट लॉ के अंदर है, राइट। सेक्शन 188 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, सेक्शन 188 के अंदर गिवन है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर, वहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। वहाँ पर है सेक्शन 188 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 contemplates द अप्रूवल रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू एंटर इनटू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के ऊपर सेक्शन 188 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 के अंदर अच्छे से मेंशन किया गया है। द सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द वेरियस ट्रांजैक्शंस व्हिच कैनॉट बी एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी without the consent of the board of directors, meaning thereby unless the board of directors have given their consent by way of a resolution at a meeting of the board, the company cannot enter into the prescribed transactions. Omnibus approval for related party transaction on annual basis as per rule 8A, all related party transactions shall require approval of the audit committee, and the audit committee may make omnibus approval for related party transactions which is proposed to be entered into by the company subject to various conditions। वो condition क्या है? The audit committee shall, after obtaining approval of the board of directors, specify the criteria for making the omnibus approval, which shall include different type of things such as maximum value of the transactions। audit committee तो पहले board of director का approval लेगा, right? उसके बाद specify किया जाएगा maximum value of the transactions in aggregate which can be allowed under the omnibus route in a year, the maximum value per transaction which can be allowed, extent and manner of disclosure to be made to the audit committee at the time of seeking omnibus approval, and review at such intervals as the audit committee may deem fit related party transaction entered into by the company pursuant to each of the omnibus approval made, and transactions which cannot be subject to the omnibus approval by the audit committee। ओके, तो ये सब क्राइटेरिया है जो कि मतलब मेंशन होना चाहिए एज पर सेक्शन 188 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, राइट। ऑडिट कमिटी शैल कंसिडर different factors which specifying the criteria for making omnibus approval, namely you can say repetitiveness of the transactions in past या फिर future में, justification for the need of omnibus approval, the audit committee shall satisfy
itself on the need for omnibus approval for transaction of repetitive nature and that such approval is in the interest of the company, right? तो ये है सेक्शन 188 का प्रोविजन, इसको आपको अच्छे से लिखना है, अच्छे से लिखना है. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3A. Question number 3A. Section 180 of the Company Act 2013 provides certain restriction on power of बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. लिस्ट आउट दोज रेस्ट्रिक्शन. तो ये हम लोग इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ कर आए हैं डायरेक्टर के ऊपर अच्छे से. सेक्शन 180 फॉल्स अंडर रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ बोर्ड. तो वहाँ पर दिया गया है ओनली फोर रेस्ट्रिक्शंस है, तो वहाँ पर आपको अच्छे से पढ़ना है, राइट? तो बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्रीफली नैरेट द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 135 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 रिलेटिंग टू मिनिमम कंट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच इज कॉल्ड CSR. तो ये तो बहुत इजी है, डायरेक्ट क्वेश्चन है. CSR के बारे में सब कुछ हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि CSR जो है सेक्शन 135 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR प्रोविजंस ऑन कॉर्पोरेट्स. एंड उसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस है, जैसे कि नेट वर्थ होना चाहिए 500 करोड़ या फिर मोर, टर्नओवर होना चाहिए 1000 करोड़ या फिर ज़्यादा, नेट प्रॉफिट होना चाहिए 5 करोड़ या फिर ज़्यादा ड्यूरिंग इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट ए CSR कमिटी ऑफ द बोर्ड. और फॉर्मुलेट करने के लिए CSR पॉलिसी. और कंट्रीब्यूशन, जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो है 2%. जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन है वो है 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स. रिमेंबर, एटलीस्ट 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. राइट, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, और 14 मार्क्स आपको यूं ही मिल जाएगा. राइट, बहुत इजी है, डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4, quorum for meeting. The board of directors of PQR Limited met 3 in the year 2022 and 4th meeting through call but could not be held for the want of quorum. Examine with reference to the relevant provisions of the Company Act 2013 whether any provision of the act has been contravened. तो quorum के बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ कर आए हैं सेक्शन 174 के अंदर. सेक्शन 174 के अंदर वहाँ पर अच्छे से पढ़कर आए हैं, तो वहाँ पर सब कुछ प्रोविजन दिया गया है. ये प्रोविजन क्या है ना? एक quorum इज द मिनिमम नंबर ऑफ क्वालिफाइड पर्सन हु मस्ट बी प्रेजेंट इन ऑर्डर टू ट्रांजैक्ट business at a duly convened board meeting. A meeting shall not be deemed to have been properly held unless the quorum was present at the meeting. Quorum is a common one and is a requirement in any kind of meeting. तो यहाँ पर प्रोविजन दिया गया है, तो प्रोविजन आपको अच्छे से पढ़ना है. सेक्शन 174 के अंदर फॉल कर रहा है, तो वहाँ पर है, आपको पढ़ना है. तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, राइट? बहुत ईजी है. तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर B. The board of directors of the company proposed to convert it into a private company. Advise whether reduction in the number of members is necessary. तो ये भी जो conversion of private company to public company या फिर public company to private company, ये हम लोग अच्छे से इंटरमीडिएट से भी पढ़ कर आए हैं, और यहाँ पर भी रिपीट हुआ है, राइट? यहाँ पर भी रिपीट हुआ है. तो देयर इज नथिंग न्यू इन दिस. वी कैन इजीली राइट इन this type of question, क्योंकि the conversion, as you know that the conversion of public company to private company is mentioned in the Company Act 2013 and incorporation of Company Act Company Rules 2014. The private company has less compliance as compared to public company to be followed under the Company Act 2013. The need for less compliance leads to increased conversion of public company into private company. Earlier, the National Law Board, NCLT जिसको कहते हैं, has the power for the conversion of public company to private company. Now the power has moved to regional director. जो पावर पहले था NCLT के पास, वो रिमूव होकर अब रीजनल डायरेक्टर के पास है. तो ये सही लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4B. Now question number 5A. How far the act of the director will be invalid if his appointment is not valid. अगर कोई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट वैलिड नहीं है, तो फिर एक्ट कैसे वैलिड होगा, राइट? तो बहुत इजी क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड. द वैलिडिटी ऑफ एक्ट परफॉर्म बाय ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी डिपेंड करता है लीगल स्टेटस ऑफ द डायरेक्टर अपॉइंटमेंट. ओके, वैलिडिटी ऑफ द एक्ट परफॉर्म बाय ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी depends on the legal status of the director's appointment. If a director appointment is not valid, it can simply have significant implication for the action taken by that director on behalf of the company. Simple. The consequences may vary depending on the jurisdiction and the specific circumstances surrounding the appointment. Right? तो ये है, आप पहले मीनिंग लिखना है कि अगर कोई अपॉइंटमेंट इनवैलिड हो रहा है तो एक्ट कैसे इनवैलिड होगा. तो पहले तो void हो जाएगा invalid appointment. If a director appointment is void or invalid from the beginning, it means that the person was never legally appointed as a director. In such cases, any action taken by that individual in their capacity as a director are likely to be considered invalid. Very simple.
एंड सेकंड क्या हो सकता है, अल्ट्रा वायरस एक्ट हो सकता है। अल्ट्रा वायरस हम लोग इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ कर आए हैं। एक्ट परफॉर्म बाय ए डायरेक्टर दैट गो बियॉन्ड द पावर, एक्ट परफॉर्म बाय ए डायरेक्टर दैट गो बियॉन्ड द पावर granted to them by the company constitution or applicable law may be called as ultra virus, which is called beyond the power. Such act might be invalid, especially if they are not ratified by the company or shareholders, right? और थर्ड केस क्या हो सकता है, रेटिफिकेशन। सर रेटिफिकेशन क्या है ना, इन सम केसेस as you know, even if the initial appointment was invalid, the company or its shareholders may choose to ratify the actions taken by the director. Ratification involves the formal approval of the director act after the fact, making them valid retroactively. और कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है अगर अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन के ऊपर इंपैक्ट आएगा, थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शन के ऊपर इंपैक्ट आएगा। द वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शंस एंटर इनटू बाय द डायरेक्टर विथ थर्ड पार्टीज मे ऑल्सो बी अफेक्टेड। थर्ड पार्टी डीलिंग विथ ए डायरेक्टर इन गुड फेथ may be protected to some extent, but the legal outcome can be complex and depend on various factors. और क्या हो सकता है, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकता है। इफ ए डायरेक्टर एक्शन आर डीम्ड इनवैलिड ड्यू टू एन इनवैलिड अपॉइंटमेंट, देयर कुड बी ए लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। दिस में इंक्लूड पोटेंशियल लाइबिलिटी फॉर द डायरेक्टर पर्सनली एज वेल एज द पॉसिबिलिटी ऑफ लीगल चेंजेस और डिस्प्यूट। और क्या क्या हो सकता है, remedy and court intervention. Shareholders, the company itself, or regulatory authorities may seek legal remedies or court intervention to address the consequences of an invalid appointment and the actions taken by the director. राइट तो ऐसे ही हमको लिखना है, अगर कोई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इनवैलिड होता है तो ऐसे इसका एक्ट के ऊपर कैसे इनवैलिड होगा, कैसे इसके एक्ट के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, एक्ट कैसे इनवैलिड हो सकता है। तो ये 7 मार्क का क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन, यू कैन डू इट। देन क्वेश्चन नंबर 5B, ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है सरफेस के एक्ट के अंदर। तो सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 को अच्छे से पढ़ना है, वहाँ पर है इसका प्रोविजन। ये माइनॉरिटी शेयर होल्डर के ऊपर दिया है ये क्वेश्चन। तो अगर माइनॉरिटी शेयर होल्डर के ऊपर अगर कुछ होता है, मतलब सपरेशन होता है, तो वहाँ पर क्या करना चाहिए, तो उसके ऊपर क्वेश्चन है। तो सरफेस एक्ट के अंदर इसके बारे में अच्छे से दिया गया है, तो यू कैन रीड इट इन दैट पोर्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, prepare a brief report about features of corporate governance. फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर सिर्फ आपको पॉइंट लिखना है, राइट कैसे वैल्यू ऑफ द एंटरप्राइज इनहेंस कर रहा है, और प्रूडेंट एंड पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी हो रहा है, ये सब लिखना है पॉइंट। इनोवेशन एंड प्रोफेशनलिज्म एंड स्पेशलाइजेशन, स्टेक होल्डर रिकॉग्निशन, तो ऐसे ही आपको 7 पॉइंट्स लिखना है फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सिर्फ पॉइंट बाय पॉइंट अगर हेडिंग अगर ठीक हुआ तो फिर मार्क मिल जाएगा। बहुत इजी था ये, इजी कैटेगरी क्वेश्चन, राइट। द बिजनेस इंटेलिजेंस, ये न्यू क्वेश्चन है और न्यू सिलेबस का क्वेश्चन है, न्यूली एडेड हुआ है। द बिजनेस इंटेलिजेंस हैज सम प्रोसेस ऑफ वर्क्स, इलुसिडेट दैट प्रोसेस ऑफ वर्क। तो बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में हमको अच्छे से पढ़ना है, ये न्यू सिलेबस के अंदर ऐड हुआ है। क्या है ना, द प्रोसेस ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस व्हिच इज कॉल्ड BI इन शॉर्ट इन्वॉल्व्स द कलेक्शन, एनालिसिस, प्रेजेंटेशन ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड वो सब क्या क्या है, ऐसे फास्ट तो डाटा कलेक्शन करता है, डाटा को इंटीग्रेट करता है, डाटा को वेयर हाउसिंग भी करता है, और डाटा माइनिंग एंड एनालिसिस करता है, रिपोर्टिंग करता है, डैशबोर्ड क्रिएशन करता है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करता है, डिसीजन सपोर्ट करता है, एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस करता है, राइट। और फीडबैक लूप, BI इज एन इटरेटिव प्रोसेस होता है जो कि फीडबैक लेता है फ्रॉम यूजर्स, चेंजेस इन बिजनेस रिक्वायरमेंट्स एंड शिफ्ट्स इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट may lead to adjustment in the business intelligence strategy. This feedback loop ensures that the BI system remains relevant and valuable to the organization. राइट सो ऐसे ही बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में आपको की पॉइंट्स लिखना है। बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोसेस जो है ये एक डायनामिक है एंड इवॉल्व्स विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोसेस is a dynamic and evolves with the changing needs of the organization. It empowers businesses to leverage data for strategic advantage and adapt to the ever-changing business landscape. Right? तो ऐसे ही आपको point to point लिखना है। Question number 7A, an issuer cannot make a public issue or right issue of equity shares and convertible securities under certain conditions. Explain that condition for a public issue or right issue of equity shares and convertible securities. Right?
तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन फिर भी लिख सकते हैं। जैसे कि कंडीशंस क्या क्या कंडीशन रेस्ट्रिक्शन है ना, रेगुलेटरी अप्रूवल, फिनेंशियल वायबिलिटी, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट करना पड़ता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मार्केट कंडीशन दिखना पड़ता है, एंड फ्रॉड और मिसकंडक्ट होगा या नहीं, डिफॉल्ट और रेगुलेटरी कंप्लेंट से कोई डिफॉल्टर तो नहीं होगा, एंड सिक्योरिटी एक्सचेंज लिस्टिंग होना चाहिए, इसका रूल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये सारे सब पॉइंट है जो आपको लिखना है, राइट। public an issuer cannot make a public issue or right issue of equity shares and convertible security under certain conditions, राइट। तो कंडीशन क्या क्या है ना, बहुत सारे कंडीशन, जैसे कि रेगुलेटरी अप्रूवल फॉलो करना है, फाइनेंशियल वायबिलिटी दिखना पड़ता है, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट दिखना पड़ता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी में स्क्रूटिनाइज करता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑफ द इशूअर। If there are governance issues such as lack of transparency, inadequate board independence, or non-compliance with corporate governance standard, it could result in restriction on the issuance of securities, right? तो ऐसे ही मार्केट कंडीशन दिखना पड़ता है। फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, अगर फ्रॉड और मिसकंडक्ट हो रहा है, जैसे कि इफ देयर इज एविडेंस ऑफ फ्रॉड, मिसकंडक्ट और इलीगल एक्टिविटीज ऑन द पार्ट ऑफ द इशूअर or its management, then a regulatory authority may take action to protect investors. This could include prohibiting the issuance of equity shares and convertible securities, right? कोई डिफॉल्ट तो नहीं है रेगुलेटरी कंप्लेंस के बारे में, तो ये सब दिखना पड़ता है, राइट। तो ये सब कंडीशन रेस्ट्रिक्शन पढ़ना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा इस सब पॉइंट को। देन एनुमरेट द पेनल्टी फॉर ऑफेंस इन रिलेशन टू फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट क्वेश्चन है, बुक्स के अंदर है, डायरेक्टली बुक से ही उठाकर क्वेश्चन कर दिया है, तो ईजी है, राइट। तो अगर कोई भी कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 अच्छे से पढ़ा है तो वो आराम से लिख सकता है। जैसे कि पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस इन रिलेशन टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, तो विदाउट प्रिजुडिस टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 44, if a person who furnishes or is required to furnish under this act any particular document or any information, make any statement or furnish any document which he knows or has reason to believe to be false, कोई भी तरह से अगर false है और उसको पता है, in any material particular, या फिर वो भूल गया है, omits to state any material fact which is knowing it to be material, या फिर जानबूझकर willfully alters, suppresses or destroy any document which is required to be furnished as aforesaid, such person shall be punishable with fine which may extend to 1 crore. Remember, which may extend to 1 crore as may be fixed by the commission. The commission may, if it is satisfied, impose lesser penalty that any person has made a full and true disclosure in respect of the alleged violations, a lesser penalty, right? However, जो lesser penalty है shall not be imposed by the commission in case where the report of investigation directed under section 26 has been received before making of any such disclosure. So lesser penalty shall not be imposed by the commission if the person making the disclosure does not continue to cooperate with the commission till the completion of the proceedings before the commission. The commission may, if it is satisfied that such producer, seller, distributor, trader or service provider included in the cartel had in the course of proceedings है तो not complied with the condition on which the lesser penalty was imposed by the commission or had given false evidence, या फिर the disclosure made is not vital, and thereupon such producer, seller, distributor, trader or service provider may be tried for the offence with respect to which the lesser penalty was imposed and shall also be liable to the imposition of penalty to which such person has been liable had lesser penalty not been imposed, right? तो पेनल्टी ये कॉम्पिटिशन एक्ट 2022 के अंदर अच्छे से मेंशन किया गया है, आपको अच्छे से पढ़ना है, पेनल्टी फॉर ऑफेंस इन रिलेशन टू फर्निशिंग ऑफ इंफॉर्मेशन में, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस परमिटेड इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। परमिटेड इन्वेस्टमेंट बाय पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और ये भी इकोनॉमिक लॉ के अंदर है, पार्ट बी के अंदर, तो आपको वहाँ पर अच्छे से पढ़ना है। डायरेक्ट क्वेश्चन है तो यू कैन राइट इन एग्जामिनेशन, राइट। और सेकंड क्वेश्चन है, एन एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी में फॉर द पर्पज ऑफ एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्रोवाइड फॉर एनी वन और मोर ऑफ द मेजर्स, इलुसिएट दैट मेजर्स टू बी टेकन फॉर एसेट रिकंस्ट्रक्शन। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन ये सेक्शन 9 के अंदर मेंशन किया गया है, सेक्शन 9, राइट, सेक्शन 9। तो an asset reconstruction company may for the purpose of asset reconstruction provide for various measures such as the proper management of the business of the borrower by change in or takeover of the management of the business of the borrower, या फिर the sale or lease of a part or whole of the business of the borrower,
या फिर रीशेड्यूलिंग ऑफ पेमेंट ऑफ डेप्ट पेबल बाय द बोरोअर, या फिर एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, सेटलमेंट ऑफ ड्यूज पेबल बाय द बोरोअर, taking possession of secure assets, right? Taking possession of secure asset in accordance with the provision of this act, and conversion of any portion of debt into shares of a borrower company. ये सब conditions है, right? Measures है to be taken for asset reconstruction, provided that conversion of any part of debt into shares of a borrower company shall be deemed always to have been valid, as if the provision of this clause were in force at all material times. The Reserve Bank for this purpose shall determine the policy and issue which are necessary directions, including the direction of for regulation of management of the business of the borrower and fees to be charged. The asset reconstruction company shall take measures as per the direction of RBI. Asset reconstruction company also take measures as per the direction of RBI. As per the direction of the RBI, right? तो ऐसे भी हम लोगों को अच्छे से लिखना है. ओके, सो ये सब पार्ट बी का क्वेश्चन था. बहुत इजी था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था. तो थोड़ा सा भी अगर डेडिकेटली जो प्रैक्टिस करेगा वो मतलब ला सकता है 60+ मार्क्स इन corporate and economic law, right? So this is it, all about corporate and economic law. Thank you so much for your time. Thank you so much for your patience, and happy studying. Thank you.